Dear students, welcome back to your history chapter, that is French Revolution. In our previous topics, we understood so many things, like we understood that in France, a new constitution was made and the people of France got their rights, their powers, and so many changes were there. Now see after this. See the page number 14. France abolishes monarchy and becomes a republic. Means in France, monarchy system was finished and now what was the new system? That was republic. The situation in France continued to be tense during the following years. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiations with the King of Prussia. After this act, the act of revolution by the people of France, the situation in France, it was not good. बहुत ही कंडीशन टेंस थी इन ईयर्स 1789 के आसपास का जो टाइम था. Although Louis XVI had signed the constitution, Louis XVI ने साइन तो कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन पर, बट ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ प्रूशिया. लेकिन वह सीक्रेटली तरीके से किंग ऑफ प्रूशिया के राजा से निगोशिएशन कर रहा था कि कैसे हाउ टू मैनेज दीज थिंग्स, how to overcome the people of France so that this could not be repeated not only in France but also in other states. So rulers of other neighboring countries too were worried by the development in France. France की इस घटना को लेकर फ्रांस के आसपास के जो कंट्रीज़ के रूलर्स थे वो भी बहुत ही चिंतित थे कि ऐसा ना हो कि फ्रांस में जो हुआ है कल वो हमारे यहाँ होने लगे. So they made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789. इसलिए उन लोगों ने एक प्लान डिसाइड किया कि क्यों ना हम अपने कंट्री की ट्रूप्स को फ्रांस में भेजकर वहाँ पे सिचुएशन को ओवरकम कर सकें या उसको कैसे भी ख़त्म कर सकें, ताकि जो प्रेशर बन रहा है फ्रांस के राजा के ऊपर फ्रांस के लोगों के द्वारा वो कहीं हमारे यहाँ कंट्रीज़ में भी ना हो सके. बट बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया. लेकिन इससे पहले कि वो जो सोच रहे थे पड़ोसी देश या प्रूशिया के राजा लोग जो सोच रहे थे, इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, जो नेशनल असेंबली थी उसने एक इलेक्शन रखा 1792 में और ये डिक्लेयर कर दिया, वोट करके ये डिक्लेयर कर दिया वॉर अगेंस्ट प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, कि प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया. देन व्हाट हैपेंड, थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स ट्रॉन्ग्ड फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी. हजारों की संख्या में जो वॉलंटियर्स स्वयं सेवी थे वो आर्मी ज्वाइन करने आ गए. दे सा दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स ऑफ एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप. और इस तरीके से पूरे यूरोप में जितने भी स्टेट थे, जितने भी कंट्रीज़ में जहाँ भी इस प्रकार की सिचुएशन थी वहाँ पे रिवॉल्यूशन स्टार्ट होना शुरू हो गया. दोज हु वर ज्वाइनिंग इन द आर्मी दे सा दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप. जो लोग इस वॉर में ज्वाइन कर रहे थे उन्होंने इस वॉर को सिर्फ किंग और फ्रांस के लोगों के ही बीच की लड़ाई ना देखकर इस तरीके से देखा कि ये जितने भी किंग्स हैं और एरिस्टोक्रेसीज़ हैं पूरे यूरोप में, इनकी लड़ाई जनता को लेकर देखते हुए उन्होंने पार्टिसिपेशन स्टार्ट किया. Among the patriotic song they sang the Marseillaise, composed by the poet Roger de Lille. It was sung for the first time by volunteers from Marseille as they marched into Paris and so got its name. The Marseillaise is now the national anthem of France. जब वॉलंटियर्स मार्सिलेज से पेरिस वापस आ रहे थे तो उन्होंने इस सॉन्ग को गाया पहली बार और उसके बाद फिर ये सॉन्ग फ्रांस का नेशनल एंथम भी बना. एंड दिस सॉन्ग वॉज कंपोज्ड बाय द पोएट रॉजर डी लिले. रॉजर डी लिले ने इसको कंपोज किया था और चूँकि मर्सिलेज से आते समय ही गाया गया था तो इस सॉन्ग का नाम भी मर्सिलेज रख दिया गया.
So now see the next paragraph. The revolutionary wars brought losses and economic difficulties of the people. While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their families. This revolutionary action, it was not always good for the people of France, as it provided some rights like political rights, but still the condition of the people were not good. तो इसकी वजह से बहुत से लॉसेस भी हुए, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ भी आना शुरू हो गई, बिकॉज द टाइम व्हेन द पीपल्स, द मैन ऑफ द फैमिली वर फाइटिंग, the women had to see each and everything, had to manage, had to provide food for elders, for children. So women had to face a lot of difficulties during this period. Large sections of the population were convinced that the revolution had to be carried further, as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer section of society. 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसमें एक जो बहुत बड़ा सेक्शन था, लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, ऐसे बड़े सेक्शन, पॉपुलेशन के बड़े सेक्शन को ज़्यादा फ़ायदा मिला जो ऑलरेडी रिच सेक्शन से बिलोंग करता था, उसको अपने पॉलिटिकल राइट्स मिल गए। लेकिन जो पुअर सेक्शन से लोग बिलोंग करते थे वो अभी भी अपने राइट से बहुत दूर थे, तो उनके लिए कुछ पॉलिटिकल क्लब बनना शुरू हो गए जहाँ पर वो जा सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स was that of the Jacobean, which got its name from the former convent of Saint Jacob in Paris. इन क्लब में जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल क्लब था वो जेकोबियन क्लब था। इसका नाम जो पूर्व के कॉन्वेंट थे पेरिस के सेंट जेकोब के नाम से रखा गया। वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड formed their own clubs. Section 4 of this chapter will tell you more about their activities and demand. इस टाइम में जो वुमेन थी जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थी, उन्होंने भी अपना क्लब बनाना शुरू कर दिया। हालांकि उनके बारे में हम लोग सेक्शन 4 में जानेंगे। Here first you know about Jacobean Club. The members of the Jacobean Club belonged mainly to the less prosperous section of society. They included small shopkeepers, artisans such as shoemakers, pastry cooks, watchmakers, printers, as well as servants and daily wage workers. जो जेकोबियन क्लब के मेंबर्स थे वो मेनली लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते थे। उनमें से कौन कौन से होते थे, जैसे कि शॉपकीपर, आर्टिशंस, शोमेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉचमेकर्स, प्रिंटर्स या डेली वेज के वर्कर्स होते थे। देयर लीडर वॉज मैक्समिलियन रॉबर्सपियर, और जो इनके लीडर थे वो मैक्समिलियन रॉबर्सपियर थे। अ लार्ज ग्रुप एमंग द जेकोबियन डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स। जेकोबियन क्लब के एक बहुत बड़े सेक्शन ने ये डिसाइड किया कि वो स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स पहनना शुरू करेंगे, बिकॉज दे वॉन्टेड टू शो देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सोसाइटी ऑफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी, क्योंकि वो अपने आप को फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी से अलग दिखाना चाहते थे। स्पेशली नोबल्स, खासकर उन नोबल्स से अपने आप को अलग दिखाना चाहते थे हु वोर नी ब्रेचेस, जो कि नी ब्रेचेस पहनते थे। सो स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी दैट इन वन पिक्चर दिस द पिक्चर ऑफ नोबल मैन इज मेड हियर। एज यू कैन सी द वियरिंग ऑफ द नोबल पर्सन, ही यूज्ड नी ब्रेचेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोबल मैन ने किस तरीके से नी ब्रेचेस पहना हुआ है, घुटने के नीचे का जो इसने पहना हुआ है। तो दोज हु द मेंबर ऑफ जेकोबियन क्लब, they did not want to do same as they had, so that's why they made their own design of the wearing। और इन लोगों ने भी जो पहना हुआ है विदाउट नी ब्रेचेस, यानी कि फुल जो इनकी ड्रेस है वो फुल है नीचे तक। और the man has worn also a red cap. It was a symbol of freedom
और इसने एक रेड कैप भी पहनी हुई है। सो दिस इज द पेयर ऑफ द क्लॉथ, इट वॉज नेम्ड सेंस क्लोथ्स। इन कपड़ों का जो कपल था, यानी कि ऊपर नीचे दोनों का, इसको सेंस क्लोथ्स नाम दिया गया। सेंस क्लोथ्स मीन्स विदाउट नी ब्रीचेस। Such type of modes symbol are mentioned in your book, in your previous page, you can see there. It was a way of proclaiming the end of the power wielded by the wearers of knee breeches. ये एक proclamation था, एक officially announcement था कि नाउ द पावर, जो भी नी ब्रीचेस हैं उन पर उनकी सारी पावर्स जो लगाई गई थी इससे पहले वो ख़त्म हो चुकी हैं। These Jacobians came to be known as the sans culottes, literally meaning those without knee breeches. और ये जो Jacobians थे इनको बाद में sans culottes से जाना गया, जिसका मतलब है without knee breeches. Sans culottes men wore in addition the red cap that symbolized liberty. Women, however, were not allowed to do so. और जो ये जो मैन थे, सेंस क्लॉथ्स मैन थे, इन्होंने इसके साथ साथ एक रेड कैप भी पहन रखी थी, जिसका मतलब था कि इट वॉज अ सिंबल ऑफ लिबर्टी। ये एक लिबर्टी का सिंबल था, और जिसको वुमेन को अलाउड नहीं किया गया था कि वुमेन ऐसा नहीं पहन सकती हैं। आपने पिक्चर में देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन इन द पिक्चर दैट वुमेन डिड नॉट wear the red cap. In the summer of 1792, the Jacobins planned an insurrections of a large number of persons who were angered by the short supplies and high prices of food. तो जो जैकोबियन क्लब के लोग थे, ऑलरेडी राजा के जो फूड को लेकर प्राइस बढ़ाया जाता था उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, और उनके साथ साथ पूरे पेरिस के लोग परेशान थे। तो उन सभी को लेकर जैकोबियन क्लब्स के लोग ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म, 10 अगस्त की मॉर्निंग में उन्होंने पेरिस के कुछ लोगों को लेकर ट्यूलरीज, एक पैलेस था राजा का, वहाँ पे जो किंग्स के गार्ड थे उनको मार के किंग को हॉस्टेज बना लिया कुछ घंटों के लिए। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। उसके बाद जो असेंबली थी उसने रॉयल फैमिली को जेल में बंद कर दिया। इलेक्शंस वर हेल्ड, इलेक्शन रखे गए। फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। इसके बाद जो एक मीटिंग रखी गई उसके बाद ये डिक्लेयर कर दिया गया कि 21 ईयर्स से ऊपर जितने भी लोग होंगे, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सभी को वोट करने का अधिकार है। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन, और जो नई असेंबली बनी उसको कन्वेंशन कहा गया। ऑन 21 सितंबर 1792 इट एबॉलिशेस द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक। 21 सितंबर 1792 में मोनार्की को अबॉलिश कर दिया गया और फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। As you know, a republic is a form of government where the people elect the government, including the head of the government. जैसे कि आप रिपब्लिक के बारे में जानते हैं कि जहाँ पे लोग सरकार अपनी चुनते हैं इलेक्शन के द्वारा। There is no hereditary monarchy, वहाँ पे कोई भी मोनार्की जैसा सिस्टम फिर नहीं रह जाता है। You can try and find out about some other countries that are republic and investigate when and how they become so. अदर कंट्रीज़ में आप देख सकते हैं, सी इन योर कंट्री इंडिया, in India also republic is going on. Louis XVI was sentenced to death by a court on the charge of treason. On 21st January 1793 he was executed publicly at the place de la Concorde. The Queen Mary Antoinette met with the same fate shortly after. और 21 जनवरी 1793 में जो राजा था लुइस 16 उसको फांसी की सज़ा सुना दी गई। उससे पहले उस पर एक चार्ज लगा था, द चार्ज ऑफ ट्रिजन, मतलब देशद्रोह का, बिट्रेयल ऑफ वंस कंट्री ऑफ और गवर्नमेंट, कि किसी भी देश की खजाने को अननेसेसरी ख़त्म करना, देश का नुकसान पहुंचाना, इस तरीके से देशद्रोह का एक चार्ज लगा, जिस वजह से पब्लिकली उसको फांसी की सज़ा सुना दी गई, फांसी की सज़ा दे दी गई। और बाद में जो उसकी क्वीन थी मैरी एंटोनेट, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सो टुडे इन आवर टॉपिक वी अंडरस्टूड दैट हाउ द किंग लुइस 16 was executed, and let's see after that what happened
the reign of terror started? What was that? These things we will understand in our next video.